सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ईद से पहले अपना लेक्चर ली शेटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, जो चैप्टर नंबर 6 का आखिरी टॉपिक है। चैप्टर 6 इसमें वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास दो ही चैप्टर बचे, चैप्टर नंबर 7 के नाम से और चैप्टर नंबर 8। इसका 7 पढ़ाएंगे आपको और फिर इसके बाद 8 पढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपकी केमिस्ट्री का मामला इंशाल्लाह एड हो जाएगा। साथ साथ में जो आपको ग्रैंड टेस्ट किट जो आपको कोचिंग से प्रोवाइड की गई है, आपने ले ली होगी, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करें। 10 ईयर्स के एमसीक्यूज देखें। टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखें, क्योंकि एमसीक्यूज के नंबर बहुत ज़्यादा आपकी बार अहमियत के हामिल कर गए हैं, क्योंकि एमसीक्यूज का मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा गया है। एमसीक्यूज आप जानते हैं कि पेपर का 50% एमसीक्यूज कर दिया है, ऐसी बात है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड होगा सेक्शन बी सी। तो इसलिए एमसीक्यूज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एमसीक्यूज में सही काम नहीं करेंगे तो नतीजे में मामला आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यूज को बहुत अच्छे अंदाज से देखो बेटा, ताकि किसी तरीके से कोई भी मसला पेश ना आए। इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है ली शेटलियर प्रिंसिपल। ली शेटलियर प्रिंसिपल के अंदर हमने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये बात सिखाई थी कि जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर उस डिस्टर्बेंस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है चार चीज़ों से। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करके आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं, या चेंज इन प्रेशर को चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर को चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यूज ऑफ अ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपने रमज़ान के लेक्चर्स में चेंज इन कंसंट्रेशन कंप्लीट किया था, अल्लाह का शुक्र है। चेंज इन प्रेशर कंप्लीट करा दिया था। अब सिर्फ दो रह गए इसके अंदर। एक का नाम है चेंज इन टेम्परेचर और इसके बाद है यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। यहाँ तक सब समझ में आ गया। इस वक्त मेरे सामने जो पेज खुला हुआ है ये चेंज इन प्रेशर का है। आइए मैं आपको चेंज इन टेम्परेचर के हवाले से गाइड करता हूँ। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। इसको समझने के लिए बहुत आसान सा पॉइंट है जो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ, उसे ज़रा अच्छी तरह देख लें और समझ लें और अपने जहन में बिठा लें। ये है वो जुमला जिसे आपने जहन में बैठाना है। अगर पीछे किसी भी बच्चे ने प्रेशर, चेंज इन प्रेशर की क्लास नहीं ली, चेंज इन कंसंट्रेशन की क्लास नहीं ली, लेकिन अगर वो चेंज इन टेम्परेचर की ये वाली क्लास अभी ले रहा है तो भी वो इस पॉइंट के ज़रिए चेंज इन टेम्परेचर के जवाब हमारे साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन हमेशा वहाँ चलेगा जहाँ टेम्परेचर कम होगा। ये जुमला ज़हन में बैठा लें। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको मुझे एक यस कहना है अपने चैट में, फिर हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक एक यस कर दें जल्दी से, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। सारे बच्चे जितने भी क्लास में मौजूद है वो एक यस कर दें हमें यहाँ पे, सारे बच्चे। उमैस, मरियम, हसनैन, रिदा, सबीना, फिजा, सब बच्चे यहाँ तक मुझे जल्दी से ओके कर दें। शाबाश, हो गया बेटा। अब जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि हमेशा याद रखें जहाँ टेम्परेचर की बात आती है वहाँ रिएक्शन दो अंदाज से कैटेगराइज हो जाता है। कैटेगरी नंबर 1, ये रिएक्शन कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान किसी भी रिएक्शन में जो होती है वो ये होती है, डेल्टा एच माइनस, ये इनकी पहचान होती है। जब डेल्टा एच माइनस में लिखा जाता है तो ये एक्सोथर्मिक की पहचान होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये एक रिएक्शन मौजूद है और ये एक फर्जी रिएक्शन है ए प्लस बी, जिसके अंदर सी प्लस डी बना और यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एच नेगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके अंदर अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम इसमें कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना है या टेम्परेचर कम करना है, तो दोनों में रिएक्शन कहाँ जाएगा इसका जवाब देना है बच्चों आपने। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा एक आध पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का जवाब आपने देना है, तैयार रहिएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ की तरफ मूव करेगा। अब आप एक बात ध्यान में रखें, अगर एक्सो लिखा हुआ है तो टेम्परेचर का बढ़ना और टेम्परेचर का कम होना हमेशा इस तरफ होगा, यानी प्रोडक्ट की साइड, और जो प्रोडक्ट की साइड पर होगा उसका उलट हमेशा दूसरी तरफ होगा। यानी अगर आप लिख रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर तो मतलब ये हुआ एक्सोथर्मिक में यहाँ पर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर कम। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ लिखा डिक्रीज इन टेम्परेचर तो याद रखें एक्सो का मतलब होता है प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं आप, तो अगर यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उलट होगा हमेशा। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। एक्सो का मतलब प्रोडक्ट साइड लिया जाता है, प्रोडक्ट। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या टेम्परेचर कम करूं तो ये प्रोडक्ट की साइड का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं। एक आध मिनट रुकेंगे जरा, नेट का कनेक्शन स्टेबल हो जाए। हो गया। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है प्रोडक्ट साइड, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने का लिखूं या टेम्परेचर के कम करने का लिखूं तो वो प्रोडक्ट की साइड पर होगा, यानी प्रोडक्ट का ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्ट की साइड पे टेम्परेचर कम होगा, तो उसका उलट इफेक्ट दूसरी तरफ आएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन रिएक्शन हमेशा वहां जाएगा जहाँ टेम्परेचर कम होगा। अब आप जरा यहाँ समझ कर जवाब देने की कोशिश करें, गलती की गुंजाइश है, अगर जवाब सही आता है वेरी गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी मैंने इस साइड का टेम्परेचर बढ़ाया है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, याद रखें अगर टेम्परेचर यहाँ का बढ़ाया गया है, ये देखें एक्सो में यहाँ का, तो यहाँ टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। जल्दी से चैट में बताना है। एक स्टूडेंट ने हमें बहुत पहले ही जवाब दे दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड, दूसरा जवाब भी आया और ये भी दुरुस्त आया। बाकी बच्चे जवाब दें, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, शाबाश, जल्दी से। दो तीन रिप्लाई आए हमारे पास और रिप्लाई के अंदर दो रिप्लाई आए और दोनों रिप्लाई बिल्कुल दुरुस्त आए। तीन रिप्लाई हो गए माशाल्लाह से। अभी थोड़े बच्चे जरा कम है, कुछ बच्चों ने गलती से पिछली क्लास ज्वाइन कर ली थी और अभी वो इस क्लास में दोबारा नजर नहीं आ रहे अभी। जी शाबाश। रिएक्शन हमेशा वहां जाएगा जहां टेम्परेचर कम होगा। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब यहाँ का बढ़ा रहे हैं, एक्सो का मतलब यहाँ होता है, तो यहाँ टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन हमेशा वहां जाएगा जहाँ टेम्परेचर कम होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, शाबाश, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक्सो होगा तो आपने जुमले के अंदर एब्सॉर्ब का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिएक्शन विल मूव in backward direction
because in this direction heat is absorbed. ठीक है भाई, अब मैं एक बार दोबारा यहाँ पे आपको मौका देता हूँ। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने रिप्लाई करा और बहुत अच्छा रिप्लाई करा, और कुछ बच्चों से गलती हुई। कोई बात नहीं, मैंने कहा गलती का मार्जिन है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती हो गई, गलती से ही सीख सकते हैं। आपके पास एक और मौका है, और ये मौका आप हासिल कर सकते हैं इसके सेकेंड पॉइंट में। अब हम लिख रहे हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी। अब रिएक्शन कहाँ जाएगा? तो एक मरतबा दोबारा से उस इक्वेशन को देख लो बेटा। इक्वेशन आपके सामने, एक्सो मतलब प्रोडक्ट साइड, एक्सो मतलब प्रोडक्ट साइड, टेम्परेचर कम होना मतलब प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम है तो रिएक्टेंट की साइड का टेम्परेचर ज्यादा है। तो बताओ शाबाश, रिएक्शन कहाँ जाएगा? कोशिश करके देख लो। वेरी गुड, शाबाश। बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें जल्दी से, शाबाश जल्दी। बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई देंगे। बहुत आसान है रिप्लाई देना, आप सिर्फ टेक्निक पिक करें। यहाँ टेम्परेचर कम है तो अल्टीमेटली इसका उलट इफेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, और रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ टेम्परेचर कम होगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, टाइम कम होगा, कर सकते हैं। शाबाश। देखिए, ये बातें पूछकर इसका जवाब मैं डायरेक्ट खुद भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मौका से इसलिए देता हूँ ताकि आप अपने तौर पे अपने जहन में आने वाली बात को यहाँ पर बता सको और अपने मामला देख सको। टेम्परेचर को अगर आप कम करोगे तो याद रखो दूसरी तरफ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जहाँ कम होता है रिएक्शन वहीं जाता है, और ये रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू अचीव इक्विलिब्रियम, या टू अचीव इक्विलिब्रियम पीछे मिस हो गया था, कोई बात नहीं। टू अचीव इक्विलिब्रियम, और वजह भी पेश कर देंगे, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन heat is absorbed। एक्सो में एब्जॉर्ब कलर इस्तेमाल करें, एंडो में रिलीज कलर इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मैं दोबारा से अपने कुछ बच्चे हैं जो शुरू से सही जवाब देते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब चल रहा है उनका, बेहतरीन मामला चल रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ और मौका देना चाहता हूँ, और ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इनका जो डेल्टा एच होता है ये प्लस में लिया जाता है। प्लस का मतलब एंडो होता है, एब्जॉर्ब रिएक्शन। तो एक फर्जी रिएक्शन दिखाते हैं, ए प्लस बी, सी प्लस डी, और साथ साथ में डेल्टा एच प्लस। डेल्टा एच का प्लस का मतलब है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम आ गया बच्चों। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो अब आपने बताना है कि इन दो बातों पर रिएक्शन कहाँ जाएगा। सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफा करना। अब मैं एक बार दोबारा वजाहत दे दूं कि अब की बार एंडो का मतलब ये है रिएक्टेंट, एक्सो का मतलब होता है प्रोडक्ट, एंडो का मतलब होता है रिएक्टेंट। यानी अगर आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप रिएक्टेंट साइड का बढ़ा रहे हैं। एंडो का मतलब रिएक्टेंट है, टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना रिएक्टेंट के लिए। जो यहाँ जुमला लिखेंगे वो रिएक्टेंट के लिए होगा। आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। नतीजे में अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका उलट यहाँ होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। अब बताएं रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? शाबाश जल्दी से, रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है तो नतीजे के अंदर यहाँ टेम्परेचर कम है, रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? शाबाश जल्दी से। वेरी गुड उमेश, मोहम्मद हुसैन,
समीना, सबके रिप्लाई चाहिए। वेरी गुड, समीना का रिप्लाई आ गया। उमैस का रिप्लाई चाहिए, हुसैन का रिप्लाई चाहिए जल्दी से। बाकी सबके तो रिप्लाई तकरीबन आ गए मेरे ख्याल से। जी उमैस और हुसैन, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? जल्दी से, बस सेकंड्स में जवाब देना है, सेकंड्स में। रिएक्शन विल मूव इन, जल्दी हो गया, टाइम खत्म हो गया बच्चों। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा मेरे बेटे। जब एंडो होता है तो इसका मतलब होता है रिएक्टेंट, एंडो का मतलब रिएक्टेंट। टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना रिएक्टेंट की साइड से मंसूब है। आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाया, आपने यहाँ का बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, यहाँ का कम किया, तो जो भी होगा उसका उलट यहाँ होगा। आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। आपने कहा टेम्परेचर कम किया, यहाँ का कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा। रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहाँ टेम्परेचर कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। इसमें रिलीज का वर्ड यूज करते हैं, ये तरीका है इसका लिखने का, जवाब देने का तरीका है। ये आखिरी एक मौका आ रहा है और उसके बाद ये टेम्परेचर का भी हमारा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। और ये है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी। अगर आप डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखते हैं तो मतलब याद रखें एंडो का मतलब है रिएक्टेंट। आप यहाँ का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो जल्दी से बताएं रिएक्शन कहाँ जाएगा? शाबाश, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दें, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दें। अगर आप टेम्परेचर को करते हैं कम तो मतलब है कि एंडो का मतलब है ये आप यहाँ का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ का कम हो रहा है तो यहाँ का ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर कम कहाँ का है बेटा? ए प्लस बी यानी रिएक्टेंट की साइड का। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों ये थे हमारे सारे पॉइंट्स। और आखिर के अंदर कुछ बच्चों ने हमें बिल्कुल जो जवाब नहीं दे रहे थे उन्होंने भी जवाब दिए। इस तरीके से ये हमारा टेम्परेचर वाला मामला भी कंप्लीट हो गया। सब बच्चे यहाँ तक यस और ओके कर दें, उन्हें सारी बात समझ में आ गई है। किसी भी जवाब के अंदर, हुसैन आपने हिस्सा नहीं लिया किसी भी जवाब में शायद, मोहम्मद हुसैन, तो
बच्चों ये टेम्परेचर का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया और अब हमारे पास रह गया है इसका आखिरी पॉइंट। आपको पता है मैंने 4 पॉइंट बताए थे, तो 4 में से अब इसका सिर्फ रह गया एक आखिरी पॉइंट जिसका नाम है कैटलिस्ट। जब एंडो हो तो रिलीज लिखें, एक्सो हो तो एब्जॉर्ब लिखें बेटा, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो कुछ मतलब नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन बता दें, रिएक्शन विल मूव इन फला डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और ये है हमारा लास्ट पॉइंट, यानी चौथा और आखिरी पॉइंट जिसका नाम है यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। अब बच्चा माशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में होता है और उससे कैटलिस्ट की तारीफ पूछी जाए तो वो नहीं बता पा रहा होता। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है इस वक्त, हम जरा थोड़ी देर ठहर जाएंगे जब तक अजान कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अजान मुकम्मल हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। इसमें कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को, और जो हमारा लेक्चर है यूज़ ऑफ अ कैटलिस्ट, तो मैं अपनी बात को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। फिर बाद दफ़ा बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है, तो उनके पास अक्सर के पास कैटलिस्ट की वजाहत नहीं होती कि भाई कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, कैटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं आता। तो कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आप भूलिएगा नहीं ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको काम आ जाए। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और अगर रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, उसको फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है। यानी रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या स्लोली कन्वर्ट होगा, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जल्दी कन्वर्ट होगा या स्लोली होगा, या नॉर्मल मामला रहेंगे। लेकिन ये रिएक्शन में किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जैसा रिएक्शन के दौरान आप इसे यूज करेंगे, डालेंगे रिएक्शन में यूज करेंगे, ये रिएक्शन खत्म होने के बाद बिल्कुल एज इट इज आपको वैसा ही मिल जाएगा। यानी ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन का सिर्फ रेट और रिएक्शन को मुतासिर करता है, उसे तेज कर देता है, स्लो कर देता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट को यूज कर देते हैं तो वो इसका इक्विलिब्रियम कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। So a substance which will increase or decrease the rate of reaction and remain unchanged after the compilation of reaction is known as catalyst। ये है कैटलिस्ट की तारीफ, भूलिएगा नहीं इस तारीफ को। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान अनचेंज रहे, रिएक्शन के रेट और रिएक्शन को फास्ट स्लो कर दे लेकिन खुद ना बदले, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के यूज करने से क्या होगा, बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम of a reaction will not disturb। सब बच्चे यहाँ तक कॉपी करें, उन्हें कैटलिस्ट के मामला समझ में आ गया, क्लियर हो गए कैटलिस्ट क्या होता है, क्या कहानी होती है, सब क्लियर है यहाँ तो अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। सब बच्चे यहाँ पे यस और ओके करना। अब जल्दी से क्या यहाँ पे आके हमारा ली शेटियर प्रिंसिपल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है। तो एग्जाम के अंदर ली शेटियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन आती है, इसकी 2 एप्लीकेशन है, दोनों बहुत आसान है। तो
अभी हम इसकी एक एप्लीकेशन के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं मुख्तसर अंदाज से, और इंशाअल्लाह ताला इसकी एप्लीकेशन को डिटेल से हम कल आपके सामने रखेंगे। 10 मिनट का लेक्चर होगा बामुश्किल। और फिर एक टॉपिक मुझे पता चला कि दरमियान में पढ़ाने के दौरान मुझसे रह गया, मिस हो गया, और वो था रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। तो वही बहुत ही मुख्तसर छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट का है। तो कल तकरीबन 20 मिनट की एटलीस्ट क्लास जो है वो चैप्टर 6 की मजीद चलेगी, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का कल पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 7 में भी ज़्यादा नहीं है, गिनती के 4 टॉपिक है। हाइड्रेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, और थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, और एक है इंडिकेटर। इनके साथ चैप्टर 7 भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, बैलेंस द इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मैथड। ये बहुत ही मुख्तसर से टॉपिक्स हैं जिनको इंशाल्लाह कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ली शैडलियर प्रिंसिपल ये हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी दरमियान में थोड़ा सा उससे मज़ीद गैप भी हो गया था, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ली शैडलियर प्रिंसिपल ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैडलियर प्रिंसिपल कहलाती है, जिनमें से पहली का नाम है हैबर-बुश प्रोसेस। हैबर-बुश प्रोसेस, हैबर-बुश प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस इंडस्ट्री में बहुत अहमियत के हामिल है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये किसी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत अहमियत के हामिल है। और हैबर-बुश प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया गैस तैयार की जाती है और वाफिर मिकदार में तैयार की जाती है, और ली शैडलियर प्रिंसिपल के जरिए आप अमोनिया गैस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में हासिल कर पाओगे। दूसरी एप्लीकेशन है, उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक बहुत डिटेल में प्रोसेस है, इसलिए यहाँ इस प्रोसेस की डिटेल आपसे डिस्कस नहीं की जाएगी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आप इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें भी बेटा एक एसिड बनाया जाता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। किंग ऑफ कंपाउंड्स का बादशाह। और उसका रीज़न ये है कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बेटा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इकोनॉमिकल तौर पे बहुत अहमियत का हामिल है, और इसको बहुत वाफिर मिकदार में बनाया जाता है। और इसके लिए प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके अंदर एक मरहला आता है जिसके अंदर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाई जाती है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जितनी ज़्यादा बनाई जाएगी उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बनकर आएगा। इसलिए उस सल्फर ट्राईऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? ली शैडलियर। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। वैसे तो इसके अंदर मेन प्रोडक्शन तो सल्फ्यूरिक एसिड की है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि सिर्फ सल्फर ट्राईऑक्साइड वाला हिस्सा जो है उसमें ली शैडलियर प्रिंसिपल लगता है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला कल ज़रूर मिलेंगे। क्लास मिस मत कीजिएगा। टाइमिंग 6:45 से 7:30 है। कुछ बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो रहे थे, 6:45 से 7:30 की टाइमिंग है। कल जब मिलेंगे तो मिस नहीं कीजिएगा। इन दोनों प्रोसेस को इंशाल्लाह विदिन 10 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे, और वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, और कल चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर देंगे, और आपको हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।